नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम लुई ब्रेल डे सेलिब्रेशन 2021। जी हाँ, बिल्कुल एक नए शो के साथ मैं आपके साथ आ गया हूँ, जहाँ पे हम आज 4 जनवरी 2021 को लुई ब्रेल डे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या यूँ कहें कि इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हर साल हम रेडियो उड़ान पे कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हम लुई ब्रेल डे पे बातें करते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज फिर से हम पार्टी मोड पे हैं, या यूँ कहें कि सेलिब्रेशन के मोड पे हैं। और इस सेलिब्रेशन को आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में एक स्कूल है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल, और ये 12th क्लास तक का एक स्कूल है, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि क्वाड स्कूल है बेसिकली, है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। और ख़ास बात ये कि चंडीगढ़ में ये अकेला स्कूल है, और यहाँ पे भी जो बहुत प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स स्कूल के रहे हैं, जो वर्तमान समय में अब ये अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, साथ में अपनी एजुकेशन लेके अब आगे बढ़ गए हैं और लाइफ में आगे अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं इसी स्कूल से रहा है, और ये मौका हमें मिला कि हम उनके साथ बातचीत करें और ख़ास तौर पे उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो अपने लिसनर्स तक पहुंचाएं। आप रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप हमें अभी इस टाइम देख रहे हैं और रेडियो पे लाइव सुन भी रहे हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कैसे आप फील कर रहे हैं लुई ब्रेल डे के बारे में या लुई ब्रेल के बारे में, या कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू अपनी बात शेयर करें हमारे साथ। और रेडियो उड़ान की पूरी टीम, सभी लिसनर्स को, आप जहां भी हमें इस टाइम इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबको लुई ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि लुई ब्रेल डे के लिए जो हमारी श्रद्धा है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो अपनापन है, वो लगातार यूं ही बना रहे। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं या किसी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और जिसकी वजह से जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक मुकाम पाया है, एक ओहदा पाया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक सबल बनाया है, अपने पैरों पे खड़े हो पाए हैं, उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को याद करना हमारा कर्तव्य है, हमारी निष्ठा होनी चाहिए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेट करें, कुछ ना कुछ अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करें। शायद इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। कि हम इस टाइम चंडीगढ़ के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ हैं, जहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और आज वो हमारे साथ काफ़ी कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। उन परफॉर्मेंस के बाद आपको एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू भी मिलेगा, जिसमें हम आज यहाँ के प्रिंसिपल JS जियारा सर के साथ भी बातचीत करेंगे। उनसे भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके स्कूल के बारे में ख़ास बातें और क्या अनुभव रहा है इस स्कूल के साथ उनका, उसकी भी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ ऋतिक को। ऋतिक हमारे साथ हैं और आगे की जितनी भी परफॉर्मेंस होगी वो उसको एंकर करेंगे, उन परफॉर्मेंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। और ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में, साथ में आपको लुई ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्कार। और आप हमें अभी रेडियो पर लाइव सुन रहे हैं, और आप सभी को भी लुई ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने सर ने आपको बताया कि हमारा स्कूल चंडीगढ़ में एक पहला और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए वन एंड ओनली स्कूल है, और इसके थ्रू ही हमने अपनी एजुकेशन की है। और ये जैसा कि सर ने बताया कि ये स्कूल फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक को एजुकेशन देता है, और ये बेसिकली कोएड स्कूल है। और हम जानेंगे कि किस तरह से बाद में इस शो के बाद में हम अपने प्रिंसिपल सर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे। उससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा स्कूल काफी हिस्टोरिकल स्कूल है, और इसकी स्थापना लगभग 1970 के आसपास हुई थी, जब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस का नामो निशान नहीं था। तब इस स्कूल की स्थापना हुई
और तब से लेकर के ये आज काफी सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की लाइफ में रोशनी का एक स्रोत बना है। और इसी के परिणाम स्वरूप मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से पढ़ने वाले लगभग सभी के सभी जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो आज किसी ना किसी बड़े पद पर और अपनी लाइफ में सफल हो पाए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी स्कूल की वजह से। और मैं साथ ही इस स्कूल को भी थैंक करता हूँ कि मैं जहाँ पर भी हूँ मैं इस स्कूल की वजह से ही हूँ और मैं हमेशा इस स्कूल के लिए थैंकफुल रहूँगा। हमारे स्कूल की अगर हम और चर्चा करें तो हमारा स्कूल बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहता है। स्टूडेंट को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स, जिमिंग और मैराथन रनिंग इन जैसी एक्टिविटीज में हमारा स्कूल काफी इन्वॉल्व रहता है। और हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छी एजुकेशन ले करके काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकूं और लुइस ब्रेल डे की जो हम सेलिब्रेशन है वो रेडियो उड़ान के साथ मिलकर के कर रहे हैं। ये भी मेरा एक भाग्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ एंटरटेनिंग होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि यदि हम रेडियो सुनते हैं तो लगभग हम रेडियो की शुरुआत गाने से ही करते हैं और गाने सुनने के लिए ही करते हैं। तो इसी के लिए मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बुलाऊंगा और वो कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर आएंगे जिन्हें सुनकर आपको भी काफी आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए चलिए बुलाते हैं अब आज के फर्स्ट परफॉर्मर को, जो कि है रोहित। और रोहित अपना एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित भाटिया और मैं आज आपके सामने एक गीत लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तेरे आने का गम और ना जाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम्हें आना। मेरी दहलीज से होकर बारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सत्ताओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना, यादें फिर से जाने के नहीं लाना तुम्हें आना। बहुत आई गई यादें मगर इस
थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच रोहित, आपने बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग प्रस्तुत किया और ये गाना मेरे सच्ची में दिल के बहुत करीब है। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मोहम्मद रिजवान अंसारी, जो कि अपनी सेल्फ मेड पोएम को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसे सुनकर आपको काफी मजा आएगा, आई एम प्रिटी डैम श्योर। मोहम्मद रिजवान अंसारी। मेरा नाम रिजवान अंसारी है। मैं इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 का स्टूडेंट था, परंतु अब मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 से हो रही है। स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसके साथ साथ राइटिंग करने का मौका दिया और मुझे एक कवि के मुकाम पर पहुंचाया। आज मैं आपको अपनी लिखी कविता हिंदुस्तान हमारा सुना रहा हूँ। हिंदुस्तान हमारा, सारी दुनिया सारे जग से है यह प्यारा प्यारा। हिंदुस्तान हमारा, गांव गांव और शहर शहर में हवा रहे हरदम निर्मल। यहाँ रहे जैसे कोई अकबर और बीरबल, जो भी आता सबको भाता, कहता हर कोई प्यारा। हिंदुस्तान हमारा, यहाँ नहीं कोई भी पापी, नहीं कोई पापों की चाबी। जानोगे तो मानोगे तुम, हम सबको पहचानोगे तुम, इसीलिए तो है यह न्यारा। हिंदुस्तान हमारा, ना कोई लड़ता ना कोई झगड़ता, ना कोई चिढ़ता ना कोई जलता, इसीलिए तो है यह न्यारा। हिंदुस्तान हमारा। चलो लगाएं ये तस्वीरें, चलो हटाएं ये जंजीरें, जिसके कारण भारत माँ ने खुशियों की आज़ादी पाई। हम सब ने है कस्में खाई, आएगा एक नया सवेरा, होगा राज हमारा। हिंदुस्तान हमारा। चलो मिटाएं हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी खेलों को, भगा दिया झांसी की रानी ने भारत से अंग्रेज़ों को। आज़ादी पाने के खातिर मिलकर खून बहाया था, तब जाकर हम सब ने मिलकर ऐसा जीवन पाया था। चलो बिताएं हम सब मिलकर ऐसा जीवन सारा। हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू सो मच रिजवान, आपने बहुत ही बेहतरीन पोएम सुनाई और आपने दिखाया कि आप कितनी बेहतरीन पोएम लिखते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ ही हम अगले नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे, जो कि है विनोद, और वो अपना एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे जिसको आप जरूर पसंद करेंगे। तो आइए सुनते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना
और पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। तो आप हमें रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर लाइव देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमें रेडियो उड़ान पर भी लाइव सुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप इन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी के साथ हम विनोद को थैंक करते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस का दौर चल रहा है, तो उसी के लिए हम अगली परफॉर्मेंस को बुलाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दिल्ली में जो है सीमाओं पर किसान लड़ रहे हैं और अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आइए जानते हैं कि रुचिका अपनी पोएम के माध्यम से किस तरह से अपनी भावनाएं प्रकट करती है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रुचिका भाटिया है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से है हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली के घर का तिनका तिनका बिखर गया, ऐसी आंधी चली के घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उनका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने अपनी सुध बुध भूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद उन्हें बस, जिनसे है उम्मीद उन्हें बस, चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू सो मच रुचिका फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। और आपकी कविता सचमुच में बहुत अच्छी थी, दिल छूने वाली थी। और गानों का दौर तो यूं ही चलता रहेगा, तो आइए चलिए थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं और उन श्रोताओं को, उन लिसनर्स को जो गजल पसंद करते हैं और गजल को सुनना चाहते हैं, आइए उनके लिए एक और बेहतरीन परफॉर्मर कुलदीप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के आ रहे हैं। तो कुलदीप जल्दी जल्दी आइए और अपनी परफॉर्मेंस को हमारे श्रोताओं के सामने रखिए। हाय एवरीवन, मैं कुलदीप और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसकी शायरी भी बहुत कमाल की है और जिन्होंने इसकी कंपोजिशन की है वो भी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पसंद करेंगे। बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बांकपन याद आ गया है, किसी का बांकपन याद आ गया है। मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, ज़माने का चलन याद आ गया है, ज़माने का चलन याद आ गया है। मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है।
वाले, मेरी खामोशियों पर हंसने वाले, मेरी खामोशियों पर हंसने वाले, मुझे वो कम सुखन याद आ गया, मुझे वो कम सुखन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। बहारों को चमन याद आ गया। क्या बात है कुलदीप, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और दिल को छू गई। अब मैं इसके बारे में और क्या ही कहूँ, तो श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होगी, आई एम डैम श्योर। और इसके साथ ही हमारे पास थोड़ा सा और वक्त है, तो आज की एक और जानदार शानदार परफॉर्मेंस को आते हैं और लास्ट परफॉर्मेंस जो कि है गुरप्रीत कौर सिंह, और उन्हें बुलाते हैं जो कि अपनी एक और सेल्फ मेड पोएम को लेकर के आ रही हैं, और जानिए कि वो इस कविता में क्या कहती है। नमस्कार, मैं गुरप्रीत कौर कक्षा 11वीं की छात्रा आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दिव्यांग सही। मैं दिव्यांग सही, मैं आंखों से लाचार सही, दुनिया की नजरों में बेकार सही, जीवन में लाख कठिनाइयां सही, मैं मानूंगी कभी हार नहीं। मुझे पता है मैं हर बार ठोकर खाऊंगी, फिर उठकर चल के दिखाऊंगी। जिद की आग कभी बुझ जाए तो फिर से उसे जलाऊंगी, डर कर दिल थम जाए तो फिर से उसे धड़काऊंगी, सही राह से भटक जाऊं तो खुद को राह दिखाऊंगी। मैं मानूंगी कभी हार नहीं, जिंदगी है चुनौती, मैं जीतकर इसे दिखाऊंगी, मैं जीतकर इसे दिखाऊंगी। डगमगाते कदमों से ही चलूंगी, अपनी कमजोरी को ताकत बनाऊंगी, हर मंजिल पे पहुंच के दिखाऊंगी, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं जीवरता का परिचय देकर दिखाऊंगी। उजली भोर में इतिहास रच के दिखाऊंगी, मंजिल दूर है तो क्या उस पर पहुंच के दिखाऊंगी। देर से ही सही लेकिन सफलता को हासिल करके दिखाऊंगी, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं मानूंगी कभी हार नहीं, मैं मानूंगी कभी हार नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरप्रीत इतनी बेहतरीन पोएम के लिए। और जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दिव्यांग सही, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये स्वीकार करना होगा कि हम लुई ब्रेल डे और लुई ब्रेल की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इतने कामयाब हो पाए हैं, और जो उन्होंने किया उनकी वजह से ही हम आज इतना सक्षम है। चलिए, उन महान आत्मा को नमन करते हुए लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत बड़ा था, और हम उनके लिए इतना ही कर सकते हैं और यूं ही आगे करते रहेंगे। और इसके बाद आप हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मिस्टर JS जैरा को सुनेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी बातों को जानेंगे, उनका क्या विचार है, और हमारे स्कूल के बारे में और नई नई बातें जानेंगे। और उनको सुनना हमेशा ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन रहा है हम सब के लिए, और हम दिल से उन्हें सुनना चाहते हैं। और लास्ट में मैं बस रेडियो उड़ान और अपने स्कूल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपने दोस्तों के लिए एंकरिंग कर सकूं, और रेडियो उड़ान जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं रेडियो उड़ान की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच ऋतिक, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। साथ में आज जो हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है ये सारी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक स्कूल जहाँ पे बच्चे फैसिलिटीज़ बहुत सारी ले रहे हैं, साथ में उन स्टूडेंट्स को आजकल तो स्कूल में नहीं है लेकिन अपनी अपनी जगहों पर हैं, लेकिन इतनी अच्छी तैयारी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और आज लुई ब्रेल डे पे जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप इस टाइम रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे हमें लाइव देख रहे हैं, साथ में आप रेडियो उड़ान के ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हमें लाइव सुन भी रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन अब बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इन बच्चों की जो तैयारी है, इन बच्चों की जो प्रतिभा है, उसको निखारने में आखिर किसका हाथ है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लुई ब्रेल डे पे या किसी और फंक्शन पे जब हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक ऐसा एक इंसान होता है जो उन सब के पीछे होता है, कोई मेहनत कर रहा होता है। तो जैसा कि हम आपके साथ आज चंडीगढ़ में सेक्टर 26 के इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल जो है वहाँ पे आपके साथ हैं और उनकी परफॉर्मेंस अभी देख रहे थे, तो अब बारी आ गई है कि मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनका स्वागत करूं और उनसे भी कुछ बातचीत करें उनके स्टूडेंट्स के बारे में, और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये जो स्कूल है किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं जो स्कूल में बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। तो आज हमारे साथ ये सारी बातें बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंटली हमारे साथ लुई ब्रेल डे को सेलिब्रेट करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ से JR सर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को नमस्कार और नव वर्ष की बहुत सारी मंगलमय और बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर रेडियो उड़ान की पूरी टीम और हमारे सभी लिसनर्स की तरह से, चाहे वो आप इस टाइम यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं या फिर आपको रेडियो उड़ान के थ्रू सुन रहे हैं, उनकी तरफ से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में लुई ब्रेल डे का जो प्रोग्राम है, और लुई ब्रेल डे हम जो हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो रेसिप्रोकेट विद द सेम अमाउंट। मैं भी इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ सभी जितने भी हमारे लिसनर हैं, जितने भी अभी बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स थे और आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, उन सभी लोगों को इस शुभ दिवस की हम भी जो है ढेर सारी मंगल कामनाएं ऑफर करते हैं। सर जैसे आपने देखा कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, गजल पे प्रेजेंट की और गाने हैं और बाकी चीजें जो भी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी लग रही थी। तो ये सारी तैयारियां स्कूल की तरफ से बच्चों को कराई जाती हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे सुनने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर प्रिंसिपल जो लगभग आप 22 सालों से यहाँ पे प्रिंसिपलशिप में हैं, और कुछ अपने बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे सुनने वालों को भी आपके बारे में पता चले स्पेशली। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, उत्तरांचल गढ़वाल, और मेरा जन्म वहाँ पे गांव में हुआ था, कंडियाल गांव। आई वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1963, और इनिशियली अप टू क्लास 3 आई वाज एबल टू विजुअलाइज। क्लास 3 तक जो है मैं देख सकता था, लेकिन उसके बाद में मेरी नेत्र ज्योति चली गई थी। तो मैंने गांव में ही अपनी पढ़ाई की है। आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट, जिसको 12वीं कक्षा बोलते हैं, वो गढ़वाल से किया। देन आई केम डाउन टू देहरादून। फिर देहरादून में मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed। एट द सेम टाइम आई पिक्ड अप ब्रेल सिस्टम और ब्रेल दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम NIVS देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, ये राजपुर रोड पे है। और B.Ed करने के बाद में देन आई डिड माई M.Ed फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और साइमल्टेनियसली उसको करने के बाद में देन I completed my degree in special education of the visually impaired, जो कि देहरादून में ही होता था उस टाइम, और सब्सिक्वेंटली मेरी जॉब भी वहाँ पे लग गई थी, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड देहरादून में। तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर, और बाद में तो फिर आपको पता ही है, मैं 1998 में चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप में इधर आ गया था। तो ये जो पूरा जो सफ़र रहा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसे आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आए और अब काफ़ी लंबा एक वक्त हो गया, एक अरसा हो गया जब आप प्रिंसिपलशिप में हैं, और ये स्कूल आपके सानिध्य में कह सकते हैं कि आपके संरक्षण में फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि जब आप स्टूडेंट थे और आपने कहा कि बहुत छोटी एज में जो
आपकी आई साइट लॉस हुई, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और फिर स्कूल जहाँ से आप आते थे, शायद वो मेरे ख्याल से मेट्रो सिटी नहीं है, गांव से आप जैसा बता रहे हैं, तो स्टूडेंट से लेके प्रिंसिपलशिप तक का या प्रिंसिपल बनने तक का जो एक स्ट्रगल है, किस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था जितनी चीज़ें आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो किस तरह से देखते हैं उस वक्त को जब आपने अपने स्टूडेंट से चीज़ें शुरू की और शायद ये ख्वाहिश रखी होगी कि प्रिंसिपल बनना है या लाइफ में आगे कुछ करना है, और प्रिंसिपल बनने तक का जो स्ट्रगल है किस तरीके से देखते हैं उसे? बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। बात सही है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है। और हम तो ये कहते हैं, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। वो जो दिया है शिक्षा है, क्योंकि एजुकेशन कैन एम्पावर द विजुअली इम्पेयर्ड इन ए रियल वे। और जब मेरी नेत्र ज्योति चली गई थी, व्हेन आई बिकेम विजुअली इम्पेयर्ड, तो दिल में यही था कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये हमें समर्थ बना सकती है। और संस्कृत का कोटेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नास्ति विद्या समा चक्षु, नास्ति सत्य समा तपम, नासी राग सम दुखम, नासी त्याग सम सुखम। मतलब विद्या से बढ़ के कोई बड़ा नेत्र नहीं है, सत्य से बढ़ के कोई बड़ा तप नहीं है, राग से बढ़ के कोई बड़ा दुख नहीं है, और त्याग से बढ़ के कोई बड़ा सुख नहीं है। नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि गांव की परिस्थिति आप जानते ही हैं, क्योंकि वहां पे तो लैंप से पढ़ा करते थे, कभी मिट्टी तेल भी नहीं होता तो छिलके लगा के पढ़ते थे। लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए पढ़ के सुनाते थे, मैं याद करता था। तो इन किन प्रकार ने हमने अपना 12th वहां से किया, फिर देहरादून आया, फिर एक वही यानी कि क्या बोलते हैं कि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। जब हमने देखा कि और बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण तो है भाई। तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें तो हैं। तो आदमी के पास एक नजरिया हो, एक अच्छी सोच हो, तो आदमी आगे तक जा सकता है। और मैं यही लेके चलता हूँ कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। There should be strong willpower, there should be target in the life। और साथ में जो आपने बात बताई है, ये बिंदु मेरे बड़ा अच्छा लगता है, लक्ष्य नहीं होता जिनका वो ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो हमारे मन में भी ये था कि हमने समाज में एक अच्छा अपना मतलब मुकाम हासिल करना है, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेनी है। तो जब बंदा लगा रहता है और अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता है और सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाती है, तो वी कैन अचीव दैट। और बच्चों को हम ये कहते हैं कि बच्चों मतलब अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य लेके चलो, क्योंकि एकलव्य ने एक प्रकार से अपना टारगेट रखा और वो अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धर हो गया था। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि श्रद्धा है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी मुकाम हो, कोई भी पद हो, कोई भी पोजीशन हो, वो कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लाइफ। बिल्कुल, इस टाइम आप JS जियारा सर को हमारे साथ सुन रहे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ का जो ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे ये प्रिंसिपल हैं लगभग पिछले 22 सालों से। और इनको सुन के आपको लग रहा होगा कि इनको हमारे रेडियो उड़ान के कवि सम्मेलन में भी होना चाहिए था, जो हमने अभी एक काव्य गोष्ठी की थी, वहाँ पे इनको होना चाहिए था। काफ़ी अच्छी बातें, कोटेशंस और बातें रख रहे हैं, जिससे उनको सुन के बहुत मज़ा आ रहा है सर। आज जैसे हम इंटरनेशनल लुई ब्रेल डे या ब्रेल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपके स्कूल के साथ, और जो आप चीज़ें बता रहे हैं बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत मोटिवेटिंग हैं। कोई ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक आपके या कुछ ऐसे आपके सीनियर जिनको आप याद करना चाहें या बताना चाहें उनके बारे में, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे या लाइफ में आगे कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे थे? बहुत सुंदर बात आपने कही है, क्योंकि सफलता के पीछे कई लोगों की शुभकामनाएं होती हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं,
और बाद में मेरी जो धर्मपत्नी है और जो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे जो इंग्लिश के प्रोफेसर रघुराज सिंह अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जब एक बंदे के अंदर ये एक उम्मीद हो, एक मतलब पॉजिटिव विल पावर हो और बंदा जो है अपना कोई लक्ष्य लेता है तो प्राप्त कर सकता है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आपने ऋतिक का जिक्र किया है, एक संजीव गांधी है, और भी बच्चे हैं, तो ये भी रेडियो उड़ान से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और एक अपना गजानन मित्तल है, वो भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करता है। और तो एक जो ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे हैं वो मिलजुल के सीखे हैं। वी लर्न थ्रू इंटरेक्शन। तो सर ये बताएं कि जैसा कि आपको इस स्कूल में लगभग अब 2 दशक हो चुके हैं, तो कुछ अपने स्कूल के बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब से स्कूल है और कुछ किस तरह की प्रगति रही है इस स्कूल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे विद्यालय के बारे में जानने के लिए और जो श्रोता लोग हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको जानकारी देने के लिए। अभी आपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी है, उनका जो प्रदर्शन देखा, वो वास्तव में अति प्रशंसनीय था। तो ये बच्चे हमारे जो है ना, एक प्रकार से दे आर द एम्बेसडर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। एंड इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चंडीगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड इन on 5th May 1972। डॉक्टर मैडम एस सेठी हुआ करती थी, शी वॉज रिटायर्ड DEO। तो उन्होंने इस संस्थान का जो है सृजन किया था। तो 1972 में ये जो है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ पे था, लेकिन धीरे धीरे ये जूनियर हाई स्कूल हुआ, बाद में ये हाई स्कूल हुआ, सीनियर सेकेंडरी, और आज तो हमारे पास जो छात्रगण हैं पहले बहुत कम थे, लेकिन आज जो है अराउंड 160-165 है। तो कोई भी चीज जैसे आपने कहा है कि सने सने धीरे धीरे जो बड़ी होती है, और इसमें हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर केयर ऑफ द ब्लाइंड, हमारे जो मेजर जनरल राजेंद्र नाथ हैं, हमारे जो सेक्रेटरी मिस्टर BD शर्मा हैं, और इनसे पूर्व जो लोग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमारे सूद साहब थे, बड़े लोग थे। तो ये कि जब जन सहयोग मिलता है और लोगों की शुभकामनाएं होती है, तो इंस्टीट्यूट की जो ग्रोथ है, इंस्टीट्यूट का जो एक प्रकार से उन्नयन है, वो उत्तरोत्तर होता रहता है। तो ये जो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अलग अलग पदों पे, अलग अलग स्थानों पे जो अच्छे अच्छे कार्यों को सुशोभित कर रहे हैं, तो इससे हमारे संस्थान की गरिमा बढ़ती है। और इस संस्था जो है, हमेशा हमारा जो मोटो रहा है, we have that aim, you know, to make every student physically fit, mentally alert, emotionally well balanced, to ensure their all-round development, to make them socially amicable, psychologically adjustable, and totally independent citizen of the society. तो स्कूल किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो उनके पढ़ाई की हो, स्पोर्ट्स की हो, या उनके रहने की हो, किस तरह की सुविधाएं स्कूल आपके बच्चों को देता है? बहुत ही आपने सारगर्भित प्रश्न किया है। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को हर चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी फ्री है, खाना पीना रहना, बच्चों की जो बुक्स हैं, स्टेशनरी है, एवरीथिंग इज मेट आउट फ्रॉम द पब्लिक डोनेशन। क्योंकि पब्लिक जो है बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट करती है। अभी ड्यू टू दिस कोविड-19 थोड़ा सा डोनेशन डिक्लाइन हो गया है, लेकिन संभवतया जब स्कूल खुलेंगे तो दोबारा जो है हम उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो प्रबंधक मंडल है, वो भी कार्यरत है। और लोग जब यहाँ पे आते हैं, बच्चों के कार्यकलाप देखते हैं, और यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि हमारे बच्चों को उत्तम प्रकार का भोजन मिलता है, उत्तम प्रकार की इनको सुख सुविधाएं मिलती है। ट्रांसपोर्ट, जो डे स्कॉलर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी गई है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो लॉजिस्टिक है, जो बच्चों को इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और यहाँ तक कि जब बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं, उनको सोसाइटी फॉर केयर ऑफ द ब्लाइंड स्कॉलरशिप भी देता है, और भी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हैं कि हमारे बच्चों को जो सपोर्ट करो। तो ये एक प्रकार से जो है ना, कहना चाहिए कि ऐसा वृक्ष है जो हर बच्चे की प्रगति में कंधे से कंधा जोड़ करके जो खड़ा रहता है। सर, ये जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो हमारे बहुत से लिसनर ऐसे हो सकते हैं जिनके आसपास दृष्टिहीन बच्चे हों या जो बहुत छोटी एज में हों। तो अगर उनके एडमिशन की बात है और कोई बच्चा ऐसा हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमें सुन रहा हो या देख रहा हो इस टाइम, चाहे वो हमारे YouTube चैनल पे हो या फिर रेडियो के थ्रू हो, तो अगर वो कभी किसी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो
आपके यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया क्या रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है कि कोई किस एज तक के बच्चे का एडमिशन लिया जा सकता है या कोई क्राइटेरिया उनका? बच्चों का हम जो है राइट जो बिगनिंग में एडमिशन देते हैं, बच्चा जो 6+ होना चाहिए, 6 साल से ऊपर होना चाहिए। और बच्चे के हम देखते हैं कि एक्सेप्ट विजुअल इम्पेयरमेंट और कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और लोकल बच्चे को जो प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपने देखा है जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें ये बिल्कुल स्टिपुलेटेड है, द लोकल स्टूडेंट विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए जो आते हैं, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लोकल को देते हैं। तो जो भी रिमेनिंग सीट्स हैं देन वी डिस्ट्रीब्यूट टू आउटसाइडर। लेकिन कुल मिला के हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, हर बच्चे को एम्पावर किया जाए, हर बच्चे को जो है मेन स्ट्रीम में या स्पेशल एजुकेशन में इंडक्ट करना, दैट इज आवर गोल ऑफ एजुकेशन। इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो आप लगातार बता रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल करता है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में भी स्पेशली कुछ किया जाता है कि बच्चे खेलें कूदें, या अगर जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद पढ़ाई में एवरेज हो लेकिन उनका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, तो उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनको रूटीन जो स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं बस वो अटेंड करवाई जाती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, द फिजिकल एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। जो शारीरिक शिक्षा है, जो ये क्रीड़ा है, ये हमारे जो पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। और हमारे पास जो स्पोर्ट्स लेक्चरर है इज मिस्टर राकेश शर्मा, और उनका यही प्रयास होता है कि बच्चों को नॉट ओनली आउटसाइड, लेकिन नॉट ओनली इनर गेम, लेकिन जो बाहर जितनी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उनमें बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है। और यू विल बी ग्लैड टू लर्न कि जब भी हमारे बच्चे नेशनल में जाते हैं, दे कम विद द फ्लाइंग कलर। बच्चे कम से कम जो है ना 20-25 से ज़्यादा जो है मेडल लाते हैं, और यहाँ तक कि जो रनिंग ट्रॉफी कहते हैं उसको भी लाते हैं, एंड दे ब्रिंग लॉरल टू द सिटी ब्यूटीफुल एज वेल एज टू द इंस्टीट्यूट। और इसी प्रकार से जो म्यूजिक है, जो हमारा जो संगीत है, उसकी जब भी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हमारे पास जो म्यूजिक लेक्चरर मिस कुलजीत सोडी है, मिस्टर राजेश आर्या है, इन लोगों का यही कंट्रीब्यूशन है कि बच्चों को इतना बढ़िया तैयार करते हैं कि बच्चे जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। और हर एक बंदा बोलता है इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इज नंबर 1। बिल्कुल, जहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल हो, इतने लायक टीचर्स हों और बच्चे मेहनती हो, वहाँ पे बच्चों का कंपटीशन में इनाम लाना, मेडल्स लाना और एक प्रतिष्ठा कायम करना अपने स्कूल की हिंदुस्तान में एक बहुत मामूली सी बात लगती है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल में इस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए। और ये सारी बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ रेडियो उड़ान पे लुई ब्रेल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 का। और ख़ास बात ये कि लुई ब्रेल डे की जब बात हो रही है, तो क्योंकि ब्रेल इनिशियल वो टाइम चीज़ है जो विजुअली चैलेंज के लिए बहुत इनिशियली है। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, एडवांस्ड है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा सर, अभी भी कुछ इम्पोर्टेंस आपको फील होती है कि ब्रेल बच्चों की मजबूत रहनी चाहिए या बच्चों को ब्रेल आनी चाहिए, और उसके लिए क्या स्पेशली स्कूल भी कुछ ऐसा करता है जहाँ पे बच्चों को स्पेशली ब्रेल सिखाई जाती हो या उनको पढ़ाया जाता हो या उनको प्रोत्साहित किया जाता हो कि वो ब्रेल सीखें? क्योंकि आजकल ऑप्शन है कि अगर वो ब्रेल ना भी सीखें तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। ये आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारगर्भित है, बिकॉज यू नो ब्रेल इज वेरी वेरी इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। ब्रेल किसी भी दृष्टिहीन बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। क्यों? कि जो विकास के रास्ते हैं वो ब्रेल से ही होके जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट, बट यू नो ब्रेल एंड टेक्नोलॉजी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे पे जो पूर्ण रूप से अनुन्याश्रित है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से है। और मैं तो ये लेके चलता हूँ कि ब्रेल जो है ना, आज हम जो लुई ब्रेल डे मना रहे हैं, इसके पीछे उस विज्ञात जो मतलब आत्मा थी जिसने इतना बड़ा ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। और हम तो ये कहते हैं कि लुई ब्रेल ने दी है शिक्षा, कभी न मांगो झुक के भिक्षा। क्योंकि पहले लोग जो है थोड़ा सा बेगिंग इत्यादि होता था, लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट there was a revolution in the society, you know, the attitude of the people got under change। और आज तो जो ब्रेल है, ब्रेल क्या है? ब्रेल हमारी it is a symbol of our dignity, it provide us self confidence
and freedom, independency, dignity and self esteem. और आज हम जो ब्रेल के आधार पे, ब्रेल के माध्यम से पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कोई स्पेलिंग है, कोई मैप रीडिंग करनी है, या कोई डायग्राम है, या कोई और सर्किल है, कुछ चीजें है, मैथमेटिक्स है, तो ये सारी चीजें जो ब्रेल से ही संभव है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें एक्सेस तो देती है, इट ओपन न्यू विस्टास ऑफ नॉलेज, लेकिन ब्रेल तो हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार से ब्रेल जरूरी है। तो इन दोनों का आपस में नो डाउट समन्वय होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, और एक प्रकार से जो है एक प्रकार से ब्रिज हैं जो कि आदमी को पार करते हैं। बिल्कुल जियारा सर, जिस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं वो हम भी मानते हैं, और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या यूँ कहें कि एक दूसरे के बिना दोनों की जो पूर्णता है वो शायद नज़र नहीं आएगी आपको। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ब्रेल और टेक्नोलॉजी का जो समन्वय है, कई बार आपने डिबेट सुने होंगे कि ब्रेल इम्पॉर्टेंट है या टेक्नोलॉजी। हमें लगता है, और जियारा सर भी ऐसा बता रहे हैं हमें, और उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है ये बताने के लिए कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि इन दोनों का एक समन्वय बना के उसको आगे बढ़ाया जाए, और चीज़ों को और भी आसान बनाया जा सकता है अगर ये दोनों, यानी कि टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्रेल अगर एक साथ साथ चलें, इसके बजाय कि हम उनमें से किसी एक को चूज़ करने की कोशिश करें। सर, ये तो वाली बातें हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हैं, और इसके अलावा एक दो सवाल और भी हैं मेरे मन में, लेकिन हमारे लिसनर्स शायद ये भी जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ में एक ओहदे पर आया है जहाँ पे अब वो, आप शायद ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कहते हैं जो लोग मेहनत करते हैं उनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता, और सेटिस्फेक्शन हो जाए तो सर शायद प्रोग्रेस भी रुक जाती है। लेकिन इसके अलावा जब आप स्कूल में नहीं होते हैं, घर पे होते हैं, और जब अपने लीजर में होते हैं, लीजर टाइम में होते हैं, तो किस तरह की चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे उम्मीदों की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नाती है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमान तभी बाकी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देयर शुड नॉट बी सेटिस्फैक्शन, देयर शुड बी कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर द परफेक्शन, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। ये जो है आदमी को दौड़ते रहना चाहिए, और जब लेजर टाइम होता है, कोई जो आरामदायक समय होता है, तो आपका कहना सही है। मुझे BBC वर्ल्ड सर्विस सुनना अच्छा लगता है, मैं विविध भारती भी सुनता हूँ, मैं अलग अलग FM रेडियो भी सुनता हूँ, और ब्रेल बुक्स भी पढ़ना पसंद करता हूँ, और साथ साथ बच्चों के साथ में कोई स्टोरी टेलिंग का सेशन है, या मेरी जो वाइफ है वो कुछ मुझे पढ़ के बताए, या बच्चे मुझे पढ़ के बताएं, या मैं लोगों को कहीं पे जो है कोई टॉक दे सकता हूँ, या किसी का प्रवचन सुन लो। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखो जी, एक दूसरे से बातचीत करके, समाज में विचरण करके हम बहुत सारी जो है ना चीजें सीखते हैं। तो ये तो एक प्रकार से आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि बंदा आपस में इंटरेक्शन करे और बाह्य वातावरण से अपना संपर्क रखे, तो बहुत सारी चीजों में जो इजाफा होता जाता है। जिस तरह से आपके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और हम बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और एक एजुकेशन के मामले में अगर बात करें तो आपने एक लंबा दौर देखा है जहाँ पे कई बार एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं लगातार, और एजुकेशन को लेके अलग अलग तरह की चीज़ें हर एक नए टाइम पे, या हर साल, या हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो किस तरीके से देखते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, और जो हमारे जो फिजिकली चैलेंज हैं, या स्पेशली विजुअली चैलेंज है, अगर मॉडर्न एजुकेशन के साथ उनको जोड़ा जाए तो कहाँ पे उनका सामंजस्य बैठाते हैं, या कैसा देखते हैं कि कितना फिट है दोनों एक दूसरे के लिए? एक्चुअली वी हैव टू मेजर द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी। बहुत सारे पहले बोलते थे कि डिसेबल पर्सन है, फिर धीरे धीरे बात है कि भाई डिसेबिलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब जब भी हमारे जो एक्ट इत्यादि बने, उसमें भी ये कहा गया है RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों का जो धारणा है, वो तभी चेंज होगी जब हम अपने आप में सशक्त होंगे, और सशक्त करने का जो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो शिक्षा है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, न चोर चार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वदन्ति नित्यम विद्या धनम सर्धनम प्रधानम। Among all type of the wealth, education is on the top. It cannot be stolen by the thief. It can't be plundered by the king.
it can't be distributed among brothers. It doesn't have any weight. The more you spend, the more it grows. सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व की बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे घटे जात। तो शिक्षा तो हमारी आंख है। एक पिक्चर में था ना कि वो क्या है, मंदिर में मूर्त है। वो कहता है कि तैने कैसे जान लिया, तो लेडी कहती है मन से आंखों का काम लिया। भले हम जो है एक प्रकार से विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बट इफ वी आर having a quality education, enormous amount of knowledge and accessibility, and empowered with the modern technology and we can say traditional knowledge, so we can move with the universality in this thing. तो आज तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि चाहे वो किसी भी प्रकार के स्पेशल एजुकेशन हो या इंक्लूसिव एजुकेशन हो, दोनों का अपना अपना महत्व है। और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए तो मैं ये जरूर बार बार कहता हूँ कि बच्चों, यदि आपने अपना जो है ना सर्वांगीण विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो अपने आप को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डिवाइसेज हैं, या जो अपनी जो लुई ब्रेल की जो देन है, इन चीज़ों से कनेक्टेड रखना है, जैसे आपने पहले भी बातचीत की है। और जो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है NP 2020, उसमें भी दिव्यांग जनों की जो शिक्षा के बारे में जो बातचीत कही गई है, बहुत ही सारगर्भित है। और उसको यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ हर एक बच्चे का जीवन जो है बहुत ही सुखद, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही जो है प्रेरणादायक बन जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और आपके लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव होते होंगे जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी लाइफ का कौन सा प्रसंग कहें या कोई स्टोरी कहें, या कौन सी ऐसी घटना है जो याद आती हो, जिसको आप किसी भी वक्त याद करते हो तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? ऐसी कोई स्टोरी हो, घटना हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात आपने कही है। इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन का नाम सभी लोगों ने सुना है। जी, बिल्कुल। तो जब वो मध्य अवस्था में विजुअली इम्पेयर्ड हो गए थे, तो ही वाज हैविंग लॉट ऑफ ग्रीवेंस और कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि जो नहीं है उसका गम नहीं है, और जो शेष है वो कोई कम नहीं है। एंड ही क्रिएटेड पैराडाइज लॉस्ट, विच इज एन एपिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें उसकी 2 लाइनें मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगती हैं। व्हाट दाउ द फील्ड इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। कि जब सैटर्न को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है तो कहता है कि फिजिकली आई हैव बीन टॉर्चर्ड बट मेंटली स्टिल आई एम ओके। मेंटली फिर भी, तो यदि आदमी मन से एक प्रकार सशक्त है तो जो शारीरिक अक्षमताएं हैं या जो परिस्थितियां हैं उनको वो चेंज कर सकता है। क्योंकि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं नरेश जी से वादा किया है। क्या बात है, थैंक यू सर वेरी मच। और GR सर को सुन रहे हैं आप, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़ स्कूल में प्रिंसिपल हैं पिछले 22 सालों से, और एक लाइफ में बहुत लंबा एक्सपीरियंस लेके आज हमारे साथ हैं, और अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सी चीज़ें हमारे सुनने वालों को इस टाइम बता रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। लेकिन वक्त थोड़ा सा और है मेरे पास, जब हम 1-2 बातें मैं आपके साथ और आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि वक्त मिला है तो जितना ज़्यादा आपसे ज्ञान ले सकें या नॉलेज ले सकें वो हमारे लिए और हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए, लिसनर्स के लिए प्रिविलेज्ड होगा। और बहुत ज़रूरत है हमें इन सब बातों की जिनसे हमें कुछ उम्मीद मिले, साथ में मोटिवेशन मिले। सर, हमारे सुनने वालों को कोई गुरु मंत्र है जो आप देना चाहेंगे? हम भी चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों को भी गुरु मंत्र दें। आप स्कूल में आप जरूर देते हैं, तो कभी कभी जब आप रेडियो पे आते हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं और वक्त दे रहे हैं इतना, तो कौन सी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को? सभी जगह पढ़ने में और सुनने में आता है कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को अधिकतर ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे, हम बोलते हैं लक, तो लक में कितने अक्षर होते हैं? 2 लाख का लक। हम बोलते हैं भाग्य, तो भाग्य में जो 2.5 अक्षर होते हैं। हम बोलते हैं नसीब, नसीब में 3 अक्षर होते हैं। हम बोलते हैं किस्मत, तो किस्मत में 3.5 अक्षर होते हैं। लेकिन बोलते हैं मेहनत, मेहनत में 4 अक्षर होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है लक भी छोटा है, भाग्य भी छोटा है, किस्मत भी छोटी है, नसीब भी छोटी है, लेकिन मेहनत सबसे बड़ी है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आदमी
मतलब अपना लगा रहता है, उसको मंजिल मिल जाती है। Woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep. A mile to go before I sleep. A mile to go before I sleep. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये लाइनें हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड दे आर वेरी इंस्पायरिंग, कि दे आदमी परिश्रम करे और मेहनत करे तो मंजिल उसको मिल जाती है। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि उद्यमी सिद्धंति कार्याणि मनोरथा नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रभु संता मिर्गा। मतलब सोए हुए शेर के पास कभी मिर्ग अपने आप नहीं आता है, उद्यम तो करना ही पड़ता, परिश्रम तो करना ही पड़ता। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो गेन विदाउट पे। बिल्कुल। तो लिसनर्स, ये हैं जेएस जियारा सर, और जो बहुत मोटिवेशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ हैं वो आज का रहा है, जो हमने सर के साथ बातचीत की है। इनके साथ ये कुछ मिनट जो मैंने गुजारे हैं ये बहुत मोटिवेटिंग है, और उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, ऐसा ही फील हुआ होगा, चाहे आप हमें यूट्यूब पे इस टाइम देख रहे हैं या हमारे रेडियो के थ्रू आप हमें इस टाइम सुन रहे हो लाइव। तो बहुत खुशी हो रही है सर आपके साथ बात करके। लुई ब्रेल डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल के साथ, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ में जो हमने आज सेलिब्रेट किया रेडियो उड़ान की तरफ से और इस स्कूल की तरफ से, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इतना कुछ सीखने को मिला मुझे भी और हमारे लिसनर्स को भी। हमारी पूरी रेडियो उड़ान की टीम और लिसनर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा वक्त देने के लिए, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए, और जो भी आपने हमें सीख दी है उम्मीद करता हूँ हम सब के बहुत काम आने वाली है सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I also put my appreciation to you and your entire team and Radio Udan for giving me this opportunity. And once again, wish you very lovely, happy and prosperous New Year 2021. बिल्कुल। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का लुई ब्रेल डे सेलिब्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मेरा वक्त हो गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ का टाइम आ गया है। और अब मैं आपको मिलूँगा किसी दूसरे इवेंट में, किसी और सेलिब्रेशन में। तब तक आप यूं ही हमें सुनते रहें रेडियो पे, और यूट्यूब पे आप हमारे रेडियो उड़ान का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और आज का भी आपने जो पूरा इवेंट देखा है, पूरा सेलिब्रेशन देखा है यूट्यूब पे, उसके लिए भी आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जियारा सर के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी। जियारा सर से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी हम आपको जियारा सर के थ्रू ज़रूर दिलवाएंगे आने वाले कुछ वक्त में। बहरहाल अब आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे सेलिब्रेशन में। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।